फिल्म की कहानी शुरू हो रही है एक आदमी नेतन को दिखाते हुए जो बर्फीले पहाड़ों के बीच किसी सुनसान सड़क पर बेहोश पड़ा था। होश में आने पर वो देखता है कि उसकी गाड़ी बुरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच तक नहीं आई थी उसे। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन वो अकेला नहीं, वहाँ एक और आदमी डैनियल भी था जिसकी बाइक को नेतन ने टक्कर मारी थी। असल में एक्सीडेंट की वजह यही थी। नेतन उससे माफी मांगता है और पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। डैनियल उसे हैरानी से देख रहा था। पूछता है कि तुमने मेरी बाइक की हालत देखी है? एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था, कुछ याद भी है तुम्हें? नेतन जवाब देता है कि मेरा सर जोर से डैशबोर्ड पर लगा था, लेकिन देखो हम बच गए। डैनियल पूछता है कि तुम्हारे सर पर चोट का कोई निशान क्यों नहीं है और यकीनन तुम्हें कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नेतन जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तब डैनियल कहता है कि क्या अब भी तुम नहीं समझे, हम मर चुके हैं, अब हम आत्माएं हैं। इस बात से नेतन बौखला गया। वो अपने शरीर को महसूस करते हुए कहता है कि देखो मैं असली हूँ, तुम गलतफहमी में हो, मैं जिंदा हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, और तुम भी हो। डैनियल कहता है कि जब तुम्हारी गाड़ी मुझसे टकराई मैंने अपने पसलियों के टूटने को महसूस किया। शायद मेरी मौत तुमसे पहले हुई क्योंकि तुम मेरे कुछ समय बाद आए। मैं भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब मैंने हकीकत को मान लिया है। अच्छा यही होगा कि तुम भी समझ जाओ, लेकिन नेतन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तब डैनियल गाड़ी की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम्हें अंदर देखना चाहिए। नेतन के देखने पर वाकई उसकी लाश गाड़ी में मौजूद थी, जिसका बुरा हाल हो चुका था। ये देखकर उसके तो होश उड़ गए। कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं तो अभी 45 का हूँ, मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरे बच्चों का क्या होगा और मेरे दोस्तों का। डैनियल कहता है कि मेरी मौत की खबर से मेरी पत्नी को बहुत दुख होगा, उसने मुझे बाइक लेने से मना किया था। डैनियल हैरान था कि नेतन ने अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया। फिर डैनियल इस बात से खुश था कि मौत के बाद भी एक दूसरी दुनिया है। नेतन को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए, ये सब सच नहीं हो सकता। डैनियल को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और समझाने के लिए वो उसकी लाश गाड़ी से बाहर निकालकर उसके सामने रख देता है ताकि वो सच्चाई मान ले। नेतन से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए डैनियल उसके चेहरे पर एक रुमाल रख देता है। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी। करीब आने पर नेतन उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उन दोनों को नहीं देख सकता था। नेतन खुश था कि शायद ये आदमी उनकी मदद करेगा, मगर वो आदमी उसका वॉलेट चुरा कर निकल गया। नेतन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस सबसे एक बात तो वो समझ गया कि वो वाकई मर चुका है और अब उसे इस बात की चिंता थी कि अगर कोई दूसरी दुनिया है मौत के बाद तो नर्क और स्वर्ग भी होगा। वो डैनियल से पूछता है कि अगर हमसे किसी का खून हुआ हो तो क्या हम फिर भी स्वर्ग में जाएंगे? डैनियल हैरान होकर पूछता है कि किसका खून? तो नेतन बताता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को मार दिया था क्योंकि वो बहुत बीमार थी, तकलीफ में थी। और अब डैनियल को समझ आता है कि उसने अपनी पत्नी का जिक्र क्यों नहीं किया शुरू में। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डैनियल को एक धुन सुनाई देती है जिसे नेतन सुन नहीं पा रहा था, और तभी वो अपने सामने एक दरवाजा देखते हैं जो दरअसल स्वर्ग का दरवाजा था। डैनियल खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो दोनों वहीं से आ रही थी। इतने में उनके पीछे एक और दरवाजा भी प्रकट हुआ, नरक का दरवाजा। नेतन को वहाँ से भयानक आवाजें आ रही थी। डैनियल कहता है कि हम दोनों को अलग अलग दरवाजों से आवाजें आ रही है, जिसका मतलब साफ है कि तुम नरक में जाओगे और मैं स्वर्ग में। अब इससे पहले कि डैनियल दरवाजे के उस पार जाए, नेतन डैनियल को धक्का देकर खुद ही उस दरवाजे से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दरवाजे के आर पार हो गया, जिससे वो काफी निराश था क्योंकि वो नरक नहीं जाना चाहता था। डैनियल उसे समझाता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। नेतन एक्सीडेंट के लिए उससे माफी मांगता है। तब डैनियल कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरा ही ध्यान नहीं था, दरअसल मैं सड़क के पास खेलती एक बच्ची को देख रहा था। खैर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और अब डैनियल अंदर जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार डैनियल भी उस दरवाजे को पार नहीं कर पाता। हैरान था वो, उसे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ, और अब तो उसे भी वो भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। दरअसल ये वही बच्ची है जिसे एक्सीडेंट से पहले डैनियल ने देखा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बाइक से वो बच्ची भी मारी गई। वो बच्ची कहती है कि तुम दोनों की वजह से मेरी जान चली गई, हाँ तुम दोनों नरक में चलोगे। जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है, इसलिए वो दोनों से उठाकर स्वर्ग में फेंक देते हैं। डैनियल उदास था क्योंकि उसे भी अब नरक जाना था। वो कहता है कि हमें नरक में फेंकने के लिए कोई आएगा नहीं, जिस पर नेतन उसे लात मारकर अंदर भेज देता है, लेकिन वो खुद जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसे लेने एक बहुत ही भयानक राक्षस आता है, जिससे डरकर नेतन खुद ही अंदर चला गया। अंदर उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो इस समय जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी। नेतन को समझ नहीं आता कि आखिर वो नरक में क्या कर रही है। नरक तो मासूमों के लिए नहीं, इसलिए नेतन उसके पास गया। उसका हाथ पकड़ने पर वो ये देख पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। इस बच्ची का नाम जेनी है। जेनी ने अपने परिवार के साथ कुछ बहुत ही भयानक किया था, जिस वजह से वो जेल में थी। एक थेरापिस्ट उससे पूछती है कि तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? जेनी कहती है कि मुझे अपनी बहन से नफरत है। दरअसल जेनी को डरावनी परछाइयां दिखाई दे रही थी, जिस वजह से उसका बर्ताव काफी अजीब हो गया था। उसके पिता को तो उससे डर लगता था, इसलिए वो चाहते थे कि उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दे, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उससे बहस करती थी कि जेनी बिल्कुल ठीक है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जेनी रईस माँ बाप की बेटी थी। एक सुबह जब वो अपने माता पिता को ढूंढने उनके कमरे में आए तो वहाँ उनकी लाशें पड़ी थी, लेकिन जेनी जरा भी हैरान नहीं होती, ना ही उसे इस बात का दुख था। वो तुरंत ही किचन में जाकर जैम टोस्ट बनाती है और उसे लेकर वो किसी खुफिया गुफा में जाती है जहाँ टॉनी द मॉन्स्टर रहता था, जो इंसानों जैसा दिखने वाला राक्षस है और जेनी का दोस्त भी। टॉनी बहुत सहमा हुआ था। जेनी पूछती है कि तुमने मेरे माता पिता को क्यों मार दिया, अब मेरा ख्याल
कौन रखेगा? तो टोनी कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। जेनी झूठ बोलने पर उसे डांट देती है और कहती है कि अब क्योंकि वो मर चुके हैं तो तुम्हें यहाँ चुप कर रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। ये सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो इस गुफा से बाहर निकल नहीं पाता। फिर घर में लाने के बाद जेनी उसे नहाने ले गई और टोनी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। जेनी भी बहुत खुश थी क्योंकि अब वो जो चाहती कर सकती थी, उसे रोकने टोकने वाला कोई जिंदा बचा ही नहीं था। इस सब के बाद वो टोनी से कहती है कि इन लाशों को ऊपर कमरे में ले जाओ, लेकिन तभी वो सोचती है कि मुझे अपने माता पिता को आखिरी बार अलविदा कहना चाहिए। इसके लिए वो दोनों की लाशों को थिएटर में ले गई जहां वो टोनी के साथ एक प्ले परफॉर्म करने वाली थी। वो टोनी को स्टेज पर लाकर कहती है कि लोगों देखो, इस राक्षस ने मेरे माता पिता को मार दिया, अब इसे फांसी पर लटकाना होगा। टोनी पन्ना गले में पहनकर कहता है कि मेरा नाम टोनी द माउस्टर है और मैंने ये खून नहीं किया, जिसके बाद वो फांसी पर लटक गया। खैर थिएटर के बाद टोनी लाशों को उठाकर ऊपर ले जाता है और वो उन्हें बेड के नीचे छुपा देता है। जेनी उस बेड पर कूदने लगती है क्योंकि आज वो बहुत खुश थी और फिर हम देखते हैं कि दरअसल रात में जेनी ही चाकू लेकर अपने माता पिता के कमरे में आई थी। यहाँ टोनी को एहसास होता है कि वो खुद को आईने में नहीं देख सकता, तो जेनी कहती है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम खुद को ना ही देखो। अब इस बात से यह अंदाजा हो जाता है कि टोनी जेनी का भ्रम है। असल में ये जेनी के डार्क साइड को दर्शाता है। असलियत में तो जेनी ने ही अपने माता पिता का खून किया था। इतनी मेहनत करने के बाद अब इन्हें भूख लग रही थी, इसलिए जेनी टोनी और अपने लिए जैम ब्रेड बनाती है जिसे टोनी बहुत शौक से खा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटे बजे। जेनी बाहर देखने जाती है। उसकी माँ के नाम से एक पार्सल आया था, लेकिन घर पर कोई साइन करने वाला नहीं था। जेनी टोनी को बुलाती है, लेकिन टोनी बाहर नहीं आता, इसलिए वो आदमी पार्सल लेकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद जेनी टोनी को ढूंढती है, मगर टोनी कहीं नहीं मिलता। वो भागकर अपने माता पिता के कमरे में जाती है जहाँ पर टोनी उनके लाशों को खा रहा था। जेनी को देखकर टोनी भयानक आवाज में कहता है कि मुझे मत देखो। वो टोनी पर चिल्लाती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। उसके खिलौनों में अपने आप ही आग लग गई। रात में जेनी अपनी छोटी बहन के पास जाती है। वो कहती है कि माता पिता मर गए। एंजेला पूछती है कि क्या उन्हें तुमने मारा? तो जेनी कहती है कि नहीं, टोनी ने। एंजेला पूछती है कि क्या वो मुझे भी मार देगा? तो जेनी कहती है कि हाँ। एंजेला पूछती है कि क्या मैं पहले अपनी ड्राइंग पूरी कर लूं? तो जेनी जवाब में कहती है कि नहीं, टोनी को भूख लगी है। जिसके बाद वो उसे किचन ले जाकर अवन में बंद कर देती है। एंजेला चिल्ला रही थी, लेकिन जेनी अवन ऑन करके वहाँ से चली गई। वो गाना गाते हुए नाच रही थी और हम घर में एक काले साए को देखते हैं। सीन वापस से नेतन पर आता है, यानी नरक में, जो जेनी की कहानी जानकर बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो रेंगता हुआ एक लड़की क्लोई और उसकी माँ जूलिया के पास जाता है, जिसका हाथ पकड़ने से वो उसकी यादें देख पा रहा था। हम देखते हैं कि जूलिया बहुत रो रही थी, जैसे वो सदमे में हो। वो अपनी बेटी को आवाज लगा रही थी, मगर क्लोई बाहर नहीं आती। वो उसे लाने उसके कमरे में गई और कहती है कि मुझे देर हो रही है। वो रो भी रही थी क्योंकि दरअसल क्लोई ने आत्महत्या कर ली थी और जूलिया ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो डिनायल स्टेट में थी कि क्लोई मर चुकी है। वो उसकी लाश को घसीटते हुए नीचे ले आई, जहां वो उसे नए कपड़े पहनाकर नाश्ता देती है। वो क्लोई की लाश से कहती है कि अगर सब कुछ खराब ना होता तो अभी हम छुट्टियां मना रहे होते। और फिर हम क्लोई को देखते हैं जब वो जिंदा थी। जूलिया उसके पास आकर कहती है कि जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। नाश्ते के समय क्लोई चाकू को गौर से देख रही थी, तो उसे याद आता है कि कैसे उसके स्कूल की लड़कियां उसे बुली करती है। स्कूल के लिए जाते समय क्लोई अपनी माँ से कहती है कि मैं ये सब और नहीं सह सकती, वो स्कूल नहीं नर्क है। लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि ये स्कूल तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हें आदत हो जाएगी। अब प्रेजेंट में क्लोई की लाश जमीन पर गिर जाती है और उनकी बिल्ली उसके जख्म को चाट रही थी। जूलिया गुस्से में उस बिल्ली को भगा देती है। फिर वो पागलों की तरह हंसकर कहती है कि हम सब पीछे छोड़ देंगे, मैं और तुम ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ हम मजे करेंगे। लेकिन अगले ही पल फिर से वो रोने लग जाती है। वो क्लोई से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम्हें स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं। और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक दीवार थी। इसके बाद हम एक दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ क्लोई ने स्कूल की लड़कियों से छुपने के लिए खुद को बाथरूम में बंद किया था। वो जबरदस्ती उसे बाहर बुलाते हैं और फिर उसे जूते चाटने पर मजबूर करते हैं। वो लोग उसकी वीडियोस भी बना रहे थे और क्लोई बहुत रोती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो दीवार जूलिया का भ्रम था। उसे मिलने उसकी पड़ोसन आई थी। जूलिया कहती है कि मैं और क्लोई छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। पड़ोसन को जूलिया का बर्ताव बहुत अजीब लगा, इसलिए वो क्लोई को देखने अंदर आई, जहाँ उसे क्लोई की लाश मिली। इसके बाद जूलिया क्लोई की लाश को लेकर कहीं जा रही थी और बीच रास्ते में रोते हुए वो अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। कुछ समय बाद फायर फाइटर्स वहाँ पहुंच जाते हैं। जूलिया अब भी जिंदा थी। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूलिया अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। तो असल में जूलिया ने अपनी बेटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और वो इतनी तकलीफ में थी कि अंत में उसे अपनी ही जान लेनी पड़ी। इसीलिए दोनों माँ बेटी नरक में आ गए। नरक में नेतन उनकी लाशों को कपड़े से ढक देता है। ये भयानक कहानियां देखकर वो बहुत थक गया था। वहाँ ऐसे अनगिनत लोग थे, हर एक की दर्द भरी दास्तान थी। तभी वहाँ खुद शैतान आता है, जो नेतन से कहता है कि तुम्हारी असल सजा का समय आ चुका है। नेतन फिर से अपनी सफाई देने लगता है कि मेरी पत्नी पहले से ही बीमार थी, मैंने तो बस उसे बीमारी से छुटकारा दिया, हर दिन उसे तकलीफ से गुजरना पड़ता था। शैतान पूछता है कि क्या उसने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? तो नेतन जवाब देता है कि नहीं, लेकिन वो तकलीफ में थी। शैतान कहता है कि सजा का फैसला मैं नहीं करता। नेतन पूछता है कि फिर मुझे उसके पास ले जाओ जो ये फैसला करता है। मैं अपनी सफाई देना चाहता हूँ, वो सब मैंने अपनी पत्नी के लिए किया। शैतान कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, फैसला हो चुका है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नेतन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? शैतान बताता है कि पहले तुम एक आइसोलेशन स्टेज से गुजरोगे ताकि तुम अपनी पुरानी जिंदगी की यादें भूलकर एक पवित्र आत्मा बन सको और फिर तुम्हारी सजा शुरू होगी। नेतन पूछता है कि मैं यहाँ कितने समय तक रहूंगा? शैतान कहता है कि अब तुम यहाँ हमेशा रहोगे।
ये सुनकर नेतन के होश उड़ जाते हैं। फिर शैतान उसे कमरे में ले गया जो किसी काल कोठरी जैसा था और कहता है कि यहाँ तुम्हें रोजाना तकलीफ मिलेगी, ऐसी तकलीफ जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी और तुम कभी उस तकलीफ के आदी नहीं होगे। नेतन पूछता है कि क्या यहाँ तकलीफ के सिवा कुछ और भी मिलेगा, तो शैतान कहता है कि नहीं। जाते हुए शैतान कहता है कि जब तुम अपनी असली सजा के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नेतन देखता है कि वहाँ कोई लेटा हुआ था। नेतन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो राक्षस जाग जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम मेरा नया खिलौना हो। ये सुनकर नेतन के होश उड़ गए। वो कहता है कि मैं इंसान हूँ, तुम्हारा खिलौना नहीं। वो राक्षस नेतन को देखकर ऐसे खुश था जैसे बच्चे को कोई नया खिलौना मिल जाए। वो उसे पकड़कर दीवार पर पटकता है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसे मुक्कों से मार मार कर उसका काफी बुरा हाल कर देता है। वो नेतन से कहता है कि उठो, मुझे तुमसे और खेलना है। और हम जान पाते हैं कि कुछ समय बाद नेतन फिर से जिंदा होगा ताकि ये राक्षस उसके साथ खेल सके। मगर ये राक्षस नेतन की आत्मा को ही मार देता है। वैसे तो नरक में ये फिर से जिंदा हो जाते, मगर इस राक्षस ने इतनी बुरी तरह से आत्मा को नुकसान पहुंचाया कि उसका पुनर्जन्म हुआ दुनिया में एक बच्चे के रूप में। शैतान इस राक्षस के पास गुस्से में आया क्योंकि अब नेतन एंटी क्राइस्ट बनकर सामने आएगा। शैतान उस राक्षस को दुनिया में भेज देता है ताकि वो नेतन की आत्मा को वापस ला सके। अंत में हम देखते हैं कि वो भयानक राक्षस उस बच्चे के कमरे में बैठा इंतजार कर रहा है और यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है दोस्तों।